नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। प्रदेश के 23 लाख परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की मिलेगी सुविधा। केंद्र की सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई फास्ट ट्रैक करने की अपील। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अध्यादेश के लिए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कदम उठाएगी सरकार। एक साथ 3 तलाक देने से जुड़े बिल को पारित कराने की तैयारी। लोकसभा में गुरुवार को चर्चा के बाद हो सकती है वोटिंग। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 27 दिसंबर को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण और शीतलहर की दोहरी मार। आज लगातार 5वें दिन प्रदूषण की स्थिति गंभीर। औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य पर रोक जारी। कोहरे की वजह से वायु सेवा, रेल और सड़क यातायात पर असर। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की सधी हुई शुरुआत। करियर का पहला टेस्ट खेल रहे मयंक अग्रवाल ने लगाया अर्धशतक। 4 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के सभी 23 लाख परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज के दायरे में आ गए हैं। इससे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तराखंड के 5,37,000 परिवार ही प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज करा सकते थे। इलाज को सुलभ बनाने के लिए 99 सरकारी और 66 निजी चिकित्सा संस्थान योजना के तहत चयनित किए गए हैं। योजना को बेहतर बनाने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू करने के साथ ही मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी शुरू की गई है। कैशलेस होकर के आप जा सकते हैं। आप वो कार्ड दिखा करके और तमाम जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनमें जाकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं। पैसा नहीं भी जेब में है तो आपको आज ये चिंता नहीं करने की कि हम कहाँ से इस इलाज कराएंगे, कैसे हम डॉक्टर का भुगतान करेंगे। आज वो चिंता इस योजना से दूर हो रही है। और सरकार तलाक बिद्दत यानी कि एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 को पारित कराने की तैयारी में है। ये विधेयक 27 दिसंबर को लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों को पूरे दिन मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। विधेयक पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष के बीच 20 दिसंबर को सदन में सहमति बनी थी। विधेयक पर चर्चा के बाद कल मतदान के लिए भी रखा जा सकता है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसी साल 19 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। बीते मॉनसून सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दी थी और फिर पुराने विधेयक में कुछ बदलाव कर इसे 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई फास्ट ट्रैक
कोर्ट में करने की अपील की है। उन्होंने राज्यसभा टीवी के साथ खास बातचीत के दौरान यह बात कही। अध्यादेश लाने के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर मर्यादा से बनना चाहिए। I would like to flag a larger question to you. When people come and ask me that adultery case is fast-tracked, urban Maoist case is fast-tracked, Sabrimala case is fast-tracked, why not our case, 70 years old, and the appeal pending in Supreme Court for the last nearly 9-10 years? Therefore, I would appeal to Supreme Court with greatest respect to them that this case must be fast-tracked. As regards the ordinance part is concerned, we shall go by proper constitutional course. And Prabhu Ram is the Maryada Purushottam. उनका मंदिर मर्यादा के अनुसार बनना चाहिए। और कंप्यूटर डेटा की निगरानी के मामले पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा में किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे किसी भी भारतीय की निजता के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ISI पेट्रोनाइज एक्टिविटी देश में चलती है नहीं चलती है, तो वो जब इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं तो सरकार क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक और चीज है, द प्ली ऑफ प्राइवेसी कैन बी द शील्ड ऑफ द करप्ट एंड द टेररिस्ट। लेट मी एश्योर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू यू देयर शैल बी नो स्नूपिंग और मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं राज्यसभा टीवी के खास प्रोग्राम टू द पॉइंट में आज रात 10 बजे। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में देश के सबसे लंबे रेलवे रोड पुल का उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील ब्रिज 4.94 किलोमीटर लंबा है, जो धेमाजी को जोड़ता है। इस पुल की मदद से असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी कम हो गई है। सामरिक लिहाज से भी ये पुल काफी महत्वपूर्ण है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील रेल रोड ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में मंगलवार को उद्घाटन किया। इसके बाद पुल का मुआयना करते हुए दूसरी ओर धेमाजी पहुंचे, जहां उन्होंने इस डबल डेकर पुल से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां इस पुल पर गाड़ियां और ट्रेन साथ दौड़ेंगी, वहीं देश की सामरिक शक्ति को ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये पुल असम समेत पूर्वोत्तर के लिए लाइफलाइन के तौर पर काम करेगा। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। एक साथ गाड़ियां और ट्रेन की रफ्तार और भार सहने की इसकी क्षमता देश की सामरिक शक्ति को भी कई गुना सुदृढ़ करने वाली है। विकास की यही गति असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हो पाया। 10 साल पहले इस पुल का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन यूपीए सरकार के समय प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। 2014 में एनडीए की सरकार बनने पर इस प्रोजेक्ट समेत पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिया गया। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट की राह में आ रही सारी बाधाओं को दूर किया और गति दी और करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बना बोगीबील पुल जन सामान्य की सेवा के लिए आज समर्पित है। अटल जी के जन्म दिवस पर उनका ये सपना पूरा करके कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें आज उत्तम श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब पूर्वी भारत बढ़ेगा तो पूरा भारत बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विकास को रफ्तार देने के साथ साथ काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। हेलीकॉप्टर घोटाले का सबसे बड़ा राजदार
भारत की जेलों तक पहुंच जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस राजदार को भारत लाने का काम और कानून के हवाले करने का काम भी हमारी सरकार ने हिम्मत के साथ किया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। 4.9 किलोमीटर लंबे इस पुल के लोअर डेक पर 2 लाइन की रेल पटरी और टॉप डेक पर 3 लेन की सड़क है। 5900 करोड़ रुपए की लागत से बना ये देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1997 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन निर्माण कार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2002 को शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल अपने मंत्रिमंडल में 9 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया। उधर मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल किए गए। इसमें राजनीतिक, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, हुकुम सिंह कराड़ा, गोविंद सिंह राजपूत, बाला बच्चन और आरिफ अकील कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया और पीसी शर्मा समेत 15 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। वो वचन पत्र हमारा संकल्प भी है, वो वचन पत्र हमारा रोड मैप भी है और उस वचन पत्र में लिखा हुआ है कि एक शब्द इन 5 सालों में इस प्रदेश की धरती पे मूर्त रूप लेगा। ये हमारी। उधर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, जय सिंह अग्रवाल, शिव डहरिया, प्रेमसाय सिंह टिकाम और उमेश पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब आने वाले समय में विकास की जवाबदारी हम सबकी है, मिलजुल करके हम प्रयास करेंगे। नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। राजिम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल के बेटे अमितेश शुक्ल ने मंत्री ना बनाए जाने पर असंतोष जताया है। बहुत अन्याय तो हुआ है मैं गांधी परिवार जी से, क्योंकि हमारा तो संबंध 3 पीढ़ियों से नेहरू गांधी परिवार से है, तो उनसे जो है न्याय की अपेक्षा सदैव हमारी रहेगी। और महासमुंद लोग से मेरा एक नेचुरली जो है वो एक हक बनता है। महासमुंद और बिलासपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। संख्या की सीमाएं थी, 15% ही लेना की बाध्यता रही है। हमारे पास वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की कोई कमी नहीं है, उनके उपयोग सत्ता और संगठन में उसका मार्गदर्शन लेंगे। भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने मंत्री पद की शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सरकार ने यह साफ किया है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इस तरह की अटकलों को निराधार बताते हुए कहा कि छात्रों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग ने न्यू इंडिया के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है, जिसमें सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की गई थी। मीडिया में खबरें आई थी कि सरकार इस पर विचार कर रही है। तभी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 साल और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 37 साल है। ना कोई इस प्रकार का प्लान है, ना कोई योजना है, और यदि इस प्रकार की कोई अटकलें लगाई जा रही हैं तो उससे जो परेशानी या बेचैनी छात्रों में हो रही है वो निराधार है। इसमें किसी प्रकार से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा को लेकर के सरकार किसी तरह का क्राइटेरिया बदलाव करने की योजना नहीं रखती। और दिल्ली एनसीआर में लोगों पर ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। जहरीली हवा से बचने के लिए
सांस के मरीजों को एहतियात के तौर पर घरों में रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आज लगातार 5वें दिन प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य पर रोक जारी है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता न्यूनतम स्तर पर खराब हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी कमेटी ईपीसीए ने दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा रखी है। वजीरपुर, मुंडका, साहिबाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां भी बंद रखने को कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार ऑड इवन स्कीम फिर से लागू कर सकती है। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जाने के बाद सीपीसीबी ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर से बाहर निकलने से बचें और निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। यातायात पुलिस को जाम मुक्त ट्रैफिक के संचालन करने के लिए विशेष टीमें तैनात करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की कोयला और बायोमास से चलने वाली तमाम औद्योगिक इकाइयों को बंद रखा जाएगा। समूचा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। लेह और करगिल में पारा 0 से 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में चल रही शीतलहर के अगले 3-4 दिन तक जारी रहने की संभावना है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों तक फैल सकती है। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और आने वाले दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा। मंगलवार में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे है। दिल्ली हवाई अड्डे पर मंगलवार को दृश्यता कम होने के चलते उड़ानों पर असर पड़ा, लेकिन आज इसमें सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर में डल झील और रिहायशी इलाकों में जलापूर्ति के पाइपों में पानी जम गया है। अमृतसर और आदमपुर में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ठंड का पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मुजफ्फरनगर जिले में पारा 1.6 डिग्री तक आ गया। कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को संपर्क क्रांति का पुरोधा बताया। सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कल उपराष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी के लिए सुगम संपर्क ही आर्थिक विकास की कुंजी था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में देश को सुशासन दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को कल सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को एक सूत्र में बांधने का अटल जी का प्रयास और भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाज से मिटाने का संकल्प ही उन्हें महान राष्ट्र नेता बनाते हैं। He is also remembered as the person who brought the connectivity revolution in the country. He will be remembered after Shesha Suri for the connectivity, Swarna Chaturbhuja Yojana, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity, television connectivity, port connectivity. He brought such a political connectivity also in the country. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण भारत को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही उनके प्रधानमंत्री काल को सुशासन में योगदान के लिए भी अहम माना जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना और सबका विकास ही सुशासन की कसौटी है। The another contribution of Sriman Atal Bihari Vajpayee ji is good governance. People's welfare is paramount for any leader, and he has shown in practice during his period public interest, people's interest, interest of the common man, taking care of the suppressed, oppressed and depressed people. जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे, जिस उनका उत्थान करना, अंत्योदय, जो महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मार्गदर्शन किया और अंबेडकर जी ने जो कहा, उसको आगे बढ़ाने में श्री वाजपेयी जी ने देश को एक मार्ग दिखाया।
इस मौके पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि तमाम बड़े पदों पर होते हुए भी वो एक अच्छे इंसान थे। और अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा अटल थे जाकर, ना वे केवल साहित्यकार थे, पत्रकार थे, कवि थे, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, प्रखर वक्ता थे और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। और सबसे बढ़कर, ये सब गुण किसी में भी हो सकते हैं, सबसे बढ़कर वो थे एक अच्छे इंसान थे जाके। कार्यक्रम के अंत में मशहूर पॉप गायक दिलेर मेहदी ने अटल जी की याद में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मंगलवार को दिल्ली में अटल जी की याद में अटल स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सुरेश प्रभु और राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जाटिया ने शिरकत करते हुए उनके व्यक्तित्व को याद किया। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बड़े हृदय के व्यक्तित्व और सोच वाली हस्ती थे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय बौद्ध संघ ने किया था। ना तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी सब लोग बन सकते, लेकिन हम ये सोचेंगे कि ऐसे महान व्यक्तियों के विचार से क्यों ना हमारी जिंदगी में, हर पूरा जिंदगी नहीं लेकिन एक दिन, एक घंटा, हफ्ते में एक दिन क्यों ना हम औरों के लिए बिताएं। तो ये जो आदमी थे उसी को तो याद किया जा रहा है और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जरूर चले गए होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी थे भी, रहे भी और आगे भी उनका नाम रहने वाला है, इसलिए कि उनने मानवता के काम किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पांचजन्य पत्रिका ने उन्हें विशेषांक के जरिए याद किया। पांचजन्य के पहले संपादक रहे अटल जी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई अन्य लोगों ने इसमें लेख लिखा है। पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण विजय ने कहा कि अटल जी की सोच चुनाव जीतने के बारे में साफ थी और उनका कहना था कि देश को बेहतर प्रशासन देने के लिए सरकार बनाना राजधर्म है। इस दौरान अटल जी के लंबे सहयोगी रहे शिव कुमार और पीएमओ में अटल जी के सहयोगी रहे शक्ति सिन्हा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। सही को सही, गलत को गलत बताएंगे ही नहीं, आगे तक उसे निर्णायक जगह तक लेकर जाएंगे। ये अटल जी के जीवन में भी दिखाई देता है और पांचजन्य का भी अर्थ यही है। और यहीं आकर दोनों चीजें मिल जाती हैं, चाहे अटल जी हो चाहे पांचजन्य हो। ये साम्य कैसा है, दोनों को यदि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि अद्भुत साम्य है, गुणों का एक साम्य है। तो गुड लिसनर से उनका फायदा ये था, लोग कहते हैं मास्टर ऑफ कोएलिशन, क्योंकि लोगों के साथ वैसे अब साथ अगर बैठिए एक तो बहुत कम बात करते थे, वो जितना बात करते थे पब्लिक में ही, भाषण में, मगर बिकॉज ही वॉज अ गुड लिसनर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां के साथ जिनकी विचारधारा एकदम फर्क है, इनका एजेंडा फर्क है, बहुत अच्छी तरह से वो कैरी कर पाते थे उनको। और पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। शंकर दयाल शर्मा को लोग एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा कानूनविद, शिक्षा शास्त्री और राजनीतिक मूल्यों के पैरोकार के तौर पर जानते हैं। देश के 8वें उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाने के बाद वो देश के 9वें राष्ट्रपति भी बने। भोपाल के जाने माने वैद्य खुशीराम शर्मा के घर 19 अगस्त 1918 को जब शंकर दयाल ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो देश की सेवा में अपना जीवन होम कर देंगे। खानदानी पेशा न अपनाते हुए शंकर दयाल ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में पढ़ाई की। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कानून पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही कानून के प्रोफेसर रहे, लेकिन 40 के दशक में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। आजादी के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तो 15 साल तक विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1971 में वो संसद के लिए पहली बार चुने गए। 3 साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दूरसंचार मंत्री बनाया। 1980 में डॉक्टर शर्मा फिर लोकसभा में पहुंचे।
महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यपाल पद पर शानदार काम करने के बाद 1987 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। 5 साल बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर थे। राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया। हर बड़ा देश उनके ज्ञान और कौशल का कायल था। देश की संविधान सभा को जब 50 साल पूरे हुए तो संसद के दोनों सदनों का खास संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संबोधित किया। उनका भाषण संसद के इतिहास में यादगार संबोधनों में से एक है। शिक्षा संस्थानों की क्वालिटी सुधारने और देश भर में उनका विस्तार करने के लिए डॉक्टर शर्मा को हमेशा याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 1999 को ये कद्दावर नेता दिल के दौरे की वजह से जिंदगी हार गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्कूलों से ये कहा है कि बच्चों के दाखिले से पहले 12 अंकों वाली बायोमेट्रिक संख्या यानी कि आधार नंबर मुहैया कराने की शर्त नहीं रखें। UIDAI ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा करना उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ होगा। UIDAI ने ये चेतावनी ऐसे समय में दी है जब दिल्ली के 1500 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी और प्रवेश स्तर की अन्य कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अब खेल की खबर। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया ने अब तक 1 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर हैं। मयंक अग्रवाल अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मयंक अग्रवाल ने अपने पहले टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाया है, जबकि हनुमा विहारी 8 रन बनाकर आउट हो गए। 4 मैचों की सीरीज में अभी दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जीत ने जहां भारत को बढ़त दिलाई थी, तो वहीं पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी कर सीरीज को बराबरी पर ला दिया। और इन खबरों के साथ सुबह 9 बजे के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देखिए विशेष में इश्यू।